हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पार्ट 1 के बारे में बताया था, आज हम इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है इन ए क्लोज इंटरवल, देन आप मतलब उस फंक्शन को हम इंटीग्रेबल कह सकते हैं, मतलब हम इंटीग्रेबल कहते हैं। और साथ ही साथ हम एक नया फंक्शन हमने क्रिएट किया था, और हमने ये देखा था जो नया न्यू फंक्शन जो हमने जनरेट किया था उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू जो ओरिजिनल फंक्शन जो हमने स्टेटमेंट में चूज़ किया था। तो आज इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पार्ट 2 से हम ये देखेंगे कि हम कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन अगर है आपके पास जो कि डिफाइंड है इन ए क्लोज इंटरवल, उस फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रीमन सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम उसके बारे में जानते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कि इफ f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन in a closed interval a comma b and capital F is any antiderivative of f, then definite integral of a to b f of x dx we can write f of b minus f of a। ठीक है, तो इस चीज को हमें प्रूफ करना है कि अगर आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है इन ए क्लोज इंटरवल एंड f इसका कोई भी एंटी डेरिवेटिव हो फंक्शन का, देन हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, ये जो हमने एंटी डेरिवेटिव जो फंक्शन चूज किया है उसी फंक्शन को हमको एक बार इवेलुएट करना है अपर लिमिट में और इवेलुएट करना है लोअर लिमिट में, और इन दोनों नंबर्स का हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या क्या गिवन है कि माई फंक्शन f, यहाँ पे मैं f ऑफ t चूज करता हूँ। f ऑफ t इज कंटिन्यूअस इन ए, f ऑफ t मेरा कंटिन्यूअस है एंड डिफाइंड है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b। तो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल a टू b, तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 से हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं वी कैन क्रिएट ए न्यू फंक्शन से g ऑफ x सच दैट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a टू x f ऑफ t dt। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने पार्ट 1 से क्या देखा, हम ये देखा कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, ठीक है, देन वी विल गेट f ऑफ x। ठीक है, इन ए ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, तो अगर इसका हम डेरिवेटिव लिखे तो हमको फंक्शन मिल रहा है f ऑफ x, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पास जो फंक्शन है g ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में इसका मैंने आपको प्रूफ बताया था। तो वहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इट इज ऑल्सो, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपका एंड पॉइंट में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे a एंड b। तो इसका प्रूफ बड़ा इजी है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ किया था बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, सेम हम एंड पॉइंट्स के लिए भी हम कर सकते हैं, वी कैन इजीली शो दैट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन ए क्लोज इंटरवल, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल। और आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, तो इस डेफिनेशन में आप देखिए, इस डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, अगर g का डेरिवेटिव अगर दिस फंक्शन है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव के डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ x इज ऑल्सो ए एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, तो स्टेटमेंट में तो हमने एक क्वेश्चन हमने चूज किए, एक फंक्शन हमने चूज किया ही है f ऑफ x, जो हमने स्टेटमेंट में लिया है कि f ऑफ x इज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f। ठीक है, और फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 से हमको एक और चीज मिला कि यहाँ पे एक और एंटी डेरिवेटिव
अगर फंक्शन आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड इट इज डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल, तो हमेशा हम उसका एक एंटी डेरिवेटिव तो हम बना ही सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। यहाँ पे हमको दो एंटी डेरिवेटिव मिले, एक तो हमने स्टेटमेंट से हमको मिला एफ ऑफ एक्स, और दूसरा हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हमें मिला जी ऑफ एक्स। अब इन दोनों फंक्शन में क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों फंक्शन में यही सिमिलरिटी है, पहले दोनों ही फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल, जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, एंड दोनों ही फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है इन एन ओपन इंटरवल। बट यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है जो कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम एक्स, ठीक। तो अगर कोई भी दो फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है तो हम ये जानते हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, जो हमने मतलब हमारा मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनिट इंटीग्रल का नहीं, जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ाई किया, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से हम ये जानते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम के रिजल्ट से, कोरोलरी 2 से, कि अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव सेम है देन टू फंक्शन, हम ऐसे लिख सकते हैं, देन बोथ द फंक्शन विल डिफर बाय ए कांस्टेंट, कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमें लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सम अदर कांस्टेंट सी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम के केस में जब हमने ये लिखा तो हमने वहाँ पे एक्स हमने ओपन इंटरवल चूज किया कि एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल ए एंड बी। तो अब बात हो गई कि दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर द एंड पॉइंट्स, ठीक है। कैसे वैलिड एंड पॉइंट के लिए? क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम से हमको ओपन इंटरवल के लिए मिलता है ये जो हमने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, तो लेकिन एंड पॉइंट में कैसे ट्रू है, ठीक है। हाउ दिस फॉर्मूला होल्ड्स एट द एंड पॉइंट ऑल्सो, तो एंड पॉइंट में देखिए होल्ड इसलिए करता है क्योंकि बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे अगर आप एंड पॉइंट के लिए निकालना चाहते हैं तो हम सिंपली बाई टेकिंग लिमिट कि एक्स टेंड्स टू ए प्लस, और या एक्स टेंड्स टू बी माइनस करके हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो अगर हम बोथ साइड लिमिट ले एक्स टेंड्स टू ए प्लस या एक्स टेंड्स टू बी माइनस, वी कैन सिंपली प्रूव, क्योंकि बोथ द फंक्शन आर कंटिन्यूअस, तो यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दिस फॉर्मूला वी कैन राइट कि एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस सी एंड एफ ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू जी ऑफ बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए प्लस सी, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे मिलेगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, ठीक है। यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू, नाउ जी ऑफ बी हमें क्या पता है कि जी ऑफ एक्स इज व्हाट? इट इज ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर एक्स के जगह में हमने बी रिप्लेस किया तो हमको जी ऑफ बी मिलेगा, तो वी कैन राइट ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी माइनस, अगर एक्स के जगह में, सॉरी इट इज जी ऑफ ए, एक्स के जगह में अगर हम ए बिठाते हैं तो हमें मिलेगा ए टू ए एफ ऑफ टी डी टी, वेयर ए आपका लोअर लिमिट है, बी आपका अपर लिमिट है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल आपका 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अल्टीमेटली यू कैन सिंपली राइट कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो हेंस हमारा पार्ट 2 प्रूव्ड हो गया। लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, पहले हम क्या जानते थे कि डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेशन करने के लिए हम फाइनाइट सम अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते थे, हम रीमन सम का टेक्निक यूज़ करते थे। तो उससे हमने ये चीज़ देखा कि अगर हम स्मॉल मतलब सिंपल फंक्शन अगर हम चूज़ करें तो उसके केस में हमको रीमन सम बहुत लेंदी हो जाता है, और अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए आपको रीमन सम से अगर उसको आपका डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेशन करना है तो आपको बहुत टीडियस प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस से हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि अगर आप फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव के बारे में आपको पहले निकालना है, अगर आप फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए देन वी हैव टू इवैल्यूएट द एंटी डेरिवेटिव एट द टू लिमिट पॉइंट्स 1b एंड 1a, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने हमेशा डेफिनिट इंटीग्रल में मैंने बोला है कि अंदर में जो ये हम जो टी एफ ऑफ टी जो लिख रहे हैं दीज आर नोन एज डमी वेरिएबल, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल इज ए टू बी, इसके अंदर अगर हम एक्स भी लिखे
देन बोथ द डेफिनेट इंटीग्रल्स आर सेम। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप वेरिएबल को लेकर कभी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि टी इसके जगह में आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू आपका सेम रहेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। सो फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 0 to पाई cos x dx। तो सबसे पहली बात, इस थ्योरम से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट हमें देखना है कि हमें cos x का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव है, वी नो sin x इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। ओके, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही यही है कि इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो हमें मिलेगा cos x। तो वंस हमने एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, और हमें ये भी पता है कि एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव सिर्फ फॉर ए सिंगल फंक्शन हमें सिंगल एंटी डेरिवेटिव, एक फंक्शन का सिर्फ सिंगल एंटी डेरिवेटिव नहीं होता, बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव होता है। क्योंकि अगर sin x के साथ मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट का डिफरेंट वैल्यू फॉर कांस्टेंट का जितना डिफरेंट वैल्यू लेंगे, हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको इस cos x के एक और आपको एक एंटी डेरिवेटिव मिलेगा। लेकिन हमको बस कोई एक एंटी डेरिवेटिव हमको जानने से मतलब है। जैसे यहाँ पे हमने sin x चूज कर लिया, तो अब हमको क्या करना है, इसी sin x को हमें इवेलुएट करना है। हम इसी ऐसे लिखते हैं कि पाई टू 0, हमें क्या लिखना है, sin पाई माइनस साइन ऑफ 0, एंड देन its answer will be, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, sin 0 0 एंड इट इज ऑल्सो 0 एंड अल्टीमेटली इट गॉट आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, और इनफैक्ट आप इसको अगर एरिया के हिसाब से भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि cos x अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दैट इज 0, दैट इज π/2 एंड दिस पोर्शन इज पाई। तो आप देखिए, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, अगर आप रीमान सम का टेक्निक यूज करना चाहते हैं, तो हम अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस फंक्शन के हमको पार्टीशन चूज करना पड़ता है। 0 to पाई इंटरवल को हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ता है, एंड हर एक सब इंटरवल में हमें रेक्टेंगल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस वी कैन, हमको रेक्टेंगल का यूज करना पड़ता है, और हमको बाद में क्या करना पड़ता है, ये सारे रेक्टेंगल का एरिया को हमें ऐड करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल में यहाँ पे जितने रेक्टेंगल्स, मतलब हमें, मतलब इफ यहाँ पे जितने रेक्टेंगल का हमें एरिया मिलेगा टोटल, और यहाँ पे जितना एरिया मिलेगा, अल्टीमेटली इफ वी ऐड ऑल द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें अल्टीमेटली इसका आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन रिबन सम से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इट बिकम्स ए टीडियस प्रोसेस, लेकिन रादर इट इज वेरी इजी इफ वी कैन यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को कैसे यूज करना है आपको मतलब पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप जरूर लेक्चर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए।